अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर रेहान खालिद है। सबसे पहले आप सब लोगों को माह रमज़ान की बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस मुबारक महीने में आपके और मेरे नेक अमाल कबूल फ़रमाए। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो भी रमज़ान से रिलेटेड है। जो शुगर के मरीज़ या डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं, उनका कॉमन सवाल ये होता है कि क्या वो रोज़ा रख सकते हैं? क्या उनके लिए रोज़े में कोई मसला तो नहीं होगा? उससे कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ सकती? क्या सेफ़ वे है रोज़ा रखने का? कौन-कौन सी मेडिकेशंस में चेंजेज़ आती हैं? कौन-कौन सी ग़िज़ाएँ बेहतर हैं इस रमज़ान के दौरान? तो आज की इस वीडियो में मैं इन तमाम सवालात के जवाब दूँगा, तो काइंडली वीडियो एंड तक लाज़मन देखें और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, तो सबसे पहले ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि फ़ास्टिंग के दौरान हमारी बॉडी में क्या चेंजेज़ आते हैं। नॉर्मली जब हम फ़ास्ट नहीं कर रहे होते, रोज़ा नहीं रखा हुआ था, तो ग्लूकोज़ जो है वो बेसिक नीड होती है बॉडी की, उसके थ्रू सारे प्रोसेसेस चलते हैं बॉडी के और इंसुलिन जो है वो उस ग्लूकोज़ की मिकदार को ब्लड में कम करती है। जबकि उसके ऑपोज़िट जो दूसरा हार्मोन होता है जिसको ग्लूकागोन का नाम दिया जाता है, वो ग्लूकोज़ को बढ़ाता है जब वो ब्लड में कम हो जाता है और बंदे को नीड हो। तो ये दोनों हार्मोन्स इंसुलिन एंड ग्लूकागोन एक दूसरे को बैलेंस करके काम कर रहे होते हैं। अब जब हम रोज़ा रखते हैं तो बाहर से कोई शुगर का सोर्स या फिर कोई ग्लूकोज़ नहीं बॉडी को जब आता, तो इंसुलिन नेचुरली कम हो जाती है और ग्लूकागोन जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अब ग्लूकागोन मसल से जो स्टोर्ड ग्लूकोज़ है उसको रिलीज़ करवाता है, फैट की बर्निंग करता है, तो उसकी वजह से एनर्जी बॉडी को प्रोवाइड होती है। अब शुगर के मरीज़ों में क्या होता है कि ये इंसुलिन और ग्लूकागोन का बैलेंस ख़राब हुआ होता है, क्योंकि इंसुलिन उनकी बॉडी में कम रिलीज़ हो रही है ऑलरेडी और या तो वो बाहर से इंसुलिन दे रहे हैं बॉडी को या फिर वो कोई ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं जिनसे इंसुलिन रिलीज़ होती है। तो जब वो ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो नेचुरली जो इंसुलिन को कम होना था वो नहीं हो सकती। इसकी वजह से क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, क्योंकि इंसुलिन मुसलसल रिलीज़ हो रही है उन मेडिसिन के इफ़ेक्ट की वजह से या फिर जो हम बाहर से इंसुलिन दे रहे हैं उसके इफ़ेक्ट की वजह से। इसके अलावा ग्लूकागोन जो है उसकी सेक्रीशन भी कम हो जाती है। तो मेजर जो रिस्क फैक्टर हैं जो शुगर के मरीज़ों को रोज़े के दौरान हो सकते हैं, उनमें सबसे पहले नंबर पे है हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर की कमी खून में। सेकंड नंबर पे है हाइपरग्लाइसीमिया यानी शुगर की ज़्यादा हो जाना ब्लड के अंदर और तीसरे नंबर पे है थ्रोम्बोसिस या डिहाइड्रेशन। तो अब ये बेसिक सवाल की तरफ आते हैं कि क्या रोज़ा रख सकता है एक शुगर का मरीज़ या नहीं? तो इसके लिए मैंने 2 क्लासेस में पेशेंट्स को डिवाइड किया है। एक पहली क्लास वो है जो लो रिस्क या मॉडरेट रिस्क वाले पेशेंट्स हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनकी शुगर का कंट्रोल नॉर्मली अच्छा है, वो या फिर वो ओरल मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी शुगर के लिए, इंसुलिन पे नहीं हैं। सेकंड नंबर पे वो पेशेंट्स हैं जिनको हाई रिस्क या वेरी हाई रिस्क में क्लासिफाई किया है। ये वो मरीज़ हैं जो इंसुलिन की हाई डोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी शुगर कंट्रोल रखने के लिए, शुगर का पुअर कंट्रोल है। इसके अलावा इनको दिल की बीमारियां या गुर्दों की बीमारियां साथ हैं या फिर शुगर की कॉम्प्लिकेशंस या फिर असाबी कमज़ोरी डेवलप हो गई है। तो जो लो रिस्क वाले पेशेंट्स हैं जो मैंने आपको पहले बताए हैं वो रोज़ा रख सकते हैं। जो आगे जाके मैं प्रिकॉशंस बताऊंगा उनके साथ उनको बिल्कुल भी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी। जो हाई रिस्क क्लास है उनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में ज़्यादा रिस्क होता है हाइपोग्लाइसीमिया का, थ्रोम्बोसिस का, डिहाइड्रेशन का या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जैसी बीमारियों का। तो ऐसे लोगों को रोज़ा नहीं रखना चाहिए। इस्लाम में भी अल्लाह ताला ने इतनी छूट दी हुई है कि अगर एक मरीज़ बीमार है तो वो रोज़ा छोड़ सकता है। अच्छा जी, तो अब हम लास्ट में चलते हैं ये बताने के लिए कि कौन-कौन सी एहतियात करनी चाहिए सहरी में, अफ्तारी में, शुगर का कंट्रोल किस तरह रखना चाहिए, कौन-कौन सी मेडिसिन की डोज़ में कमी करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो सहरी की बात करते हैं। सहरी में जो शुगर के मरीज़ हैं या जो रोज़ा रख रहे हैं, उनको चाहिए कि वो ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जिनमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या लॉन्ग एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो आहिस्ता-आहिस्ता ब्लड में शुगर रिलीज़ करवाती हैं, तो थ्रू आउट द डे थोड़ी-थोड़ी शुगर प्रोवाइड होती है और मरीज़ हाइपोग्लाइसीमिया में नहीं जाता। अब इसमें कौन-कौन सी ग़िज़ाएँ हैं? इसमें आम तौर पर दालें आ जाती हैं, मूँग, मसूर की दाल, इसमें लोबिया आ जाता है, सफ़ेद लोबिया, लाल लोबिया, इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर मूँगफली जैसी चीज़ें भी आ जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें, साथ ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह सहरी में अगर आपने ये चीज़ें खाई हुई होंगी तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। सेकंड नंबर पे ये ज़रूरी है कि शुगर के मरीज़ थ्रू आउट द डे रोज़े के दौरान अपनी शुगर चेक करते रहें।
अगर शुगर की वैल्यू 60 से कम हो जाए तो उनको रोज़ा तोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस दौरान बॉडी जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया की स्टेट में जा रही होती है। इसके अलावा या अगर कोई ऐसे सिम्टम आएँ या फिर चक्कर वगैरह आएँ, पसीने छूट जाएँ, तो ऐसी हालत में भी रोज़ा तोड़ देना चाहिए। थर्ड नंबर पे अफ्तार के दौरान आमतौर पर हम पाकिस्तानियों की आदत होती है कि अफ्तारी में हम पकोड़े, समोसे, सारी ऑयली फैटी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मीठे शरबत इस्तेमाल करते हैं। तो शुगर के मरीज़ों के लिए उनको चाहिए कि इनमें से कुछ भी ना इस्तेमाल करें। वैसे नॉर्मली तो किसी को भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन स्पेसिफ़िकली शुगर के जो मरीज़ हैं, उनको इन सब चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें क्या करेंगी कि अचानक जब आपने थ्रू आउट द डे कुछ नहीं खाया हुआ और अफ्तार में आप जब ये सारी चीज़ें खाएँगे, तो अचानक आपके जो शुगर लेवल हैं वो शूट कर जाएँगे, तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। चौथे नंबर पे अपना फ्लूइड इंटेक ज़्यादा करना है। अफ्तार के बाद शुगर के मरीज़ों को चाहिए कि वो ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा एक्सरसाइज़ करें, जिसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप लोग तरावी पढ़ने जाएँ। उसके दौरान आपकी बेहतरीन वर्जिश हो जाएगी और साथ-साथ सवाब भी मिलेगा। इसके अलावा चाहिए तो ये कि 30 से 40 मिनट की वॉक रोज़ाना करें आफ्टर अफ्तारी, जो शुगर के मरीज़ हैं। एंड में मैं बताता चलूँ कि जो मेडिसिन आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी डोज़ एडजस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। पहले तो वो मेडिसिन जिसमें मेटफॉर्मिन होता है, आमतौर पर गेटफॉर्मिन के नाम से आ रही होती है ये मेडिसिन, वो मेडिसिन 1/3 पार्ट उसका लेना है सहरी के पहले और बाकी 2/3 पार्ट लेना है अफ्तारी के बाद। फॉर एग्जांपल अगर आप 2000 mg इस्तेमाल कर रहे हैं डेली मेटफॉर्मिन के, तो उसमें से 500 mg आपने या 600 mg लेने हैं बिफोर सहरी और बाकी की डोज जो है वो सहरी के बाद लेनी है। इसके अलावा जैसे अगर आप कोई और मेडिसिन इस्तेमाल करें शुगर की, जैसे गेट्रिल, ग्लिमेपिराइड, इसकी अंदर भी आपने यही टेक्निक इस्तेमाल करनी है। उसकी जो ज़्यादा डोज़ है वो अफ्तारी के बाद लेनी है। और एंड में अगर इंसुलिन की लो डोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इंसुलिन का 1/3 पार्ट जो है वो सहरी से पहले लेना है। अगर 20 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं तो 6 यूनिट सहरी से पहले लें और बाकी के जो 14 यूनिट्स हैं वो अफ्तारी के बाद लें। और इसके साथ-साथ एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन रात को सोते टाइम इस्तेमाल करें। तो ये सब चेंजेज़ हैं जो आप लोग अपनी मेडिसिन में कर सकते हैं। जो लोग शुगर के मरीज़ हैं, रोज़ा रखना चाहते हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये तमाम एहतियात पता चल गई होंगी। ये भी पता चल गया होगा कि कौन से लोग रोज़े रख सकते हैं और किन लोगों को रोज़े नहीं रखने चाहिए शुगर की मर्ज़ में। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को अपने तमाम फैमिली मेंबर्स के साथ जिनको शुगर का मर्ज़ है, जो रोज़े रखना चाहते हैं, उनके साथ शेयर कर दें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स में लाज़मन करें। अल्लाह हाफ़िज़।